हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी। यानी इस यूनिट में हम एएनएस के बारे में पढ़ेंगे। और एएनएस में भी अगर मैं आपको बताऊं तो हम दो सिस्टम्स के साथ डील करेंगे मेजरली, जो कि है एक तो कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम की इसमें हम सारी बात करेंगे, और एक एड्रिनर्जिक सिस्टम की हम इसमें बात करेंगे। यानी ये सिस्टम्स क्या होते हैं, इसमें किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, इसमें कौन सी ड्रग्स जो है वो इनके एगोनिस्ट की तरह बिहेव करती हैं, एंटागोनिस्ट की तरह बिहेव करती हैं, और कुछ डिजीजेज या फिर क्लिनिकल केसेस जो इनसे रिलेटेड हैं, इन सब की बात हम इसमें करेंगे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले या ये यूनिट शुरू करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको इन चीज़ों का दूंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और आपको चीज़ें सारी रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे और उसके ऊपर धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। देखो, हमको ये पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरीके का होता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इस पूरे यूनिट में हम किससे डील कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहले अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। नोमोस मतलब गवर्निंग, यानी ये सिस्टम क्या करेगा? सेल्फ काम करेगा, यानी इनवॉलेंट्री। और जो होम्योस्टैसिस वाला काम है वो सारा कौन करता है? ऑटोनॉमिक सिस्टम करता है। तो अगर ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री काम कर रहा है तो वॉलेंट्री कौन करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सारा का सारा किस में होता है? वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं सीरीज में, यानी एक न्यूरॉन होगा फिर उसके बाद दूसरा न्यूरॉन होगा। जबकि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो सोमैटिक फाइबर्स होते हैं, उसमें एक सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है। मोटर न्यूरॉन कौन सा हो जाएगा? जो सीएनएस से कहाँ आएगा? स्केलेटल मसल। अब आप सोचोगे सिर्फ स्केलेटल मसल ही क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि ये वॉलेंट्री कंट्रोल में है, और हमको पता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं तीनों में से सिर्फ स्केलेटल मसल जो होती है वो हमारे पूरी तरह वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है। ठीक है, अगर हम इसका फाइबर्स की बात करें तो देखो, इनका एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है। गैंग्लिया से पहले वाला प्री, बाद वाला पोस्ट, और फाइनली ये इफेक्टर सेल पे जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे। वैसे ही अगर मैं सोमैटिक की बात करूँ तो यहाँ पे हमने क्या कहा? एक सिंगल मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू किस पे काम करेगा? स्केलेटल मसल पे काम करेगा। तो अब आप खुद सोचो, इनवॉलेंट्री कौन सी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में? हमारा हार्ट इनवॉलेंट्री है, स्मूथ मसल्स हैं एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये सारा कौन इनर्वेट करता है? एएनएस इनर्वेट करता है इनको। और स्केलेटल मसल जो कि वॉलेंट्री होती हैं, उनको कौन इनर्वेट करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कर देता है। तो अब ये क्या कंट्रोल करेगा? अगर ये हार्ट को, स्मूथ मसल्स को और एक्सोक्राइन ग्लैंड को इनर्वेट कर रहा है तो हार्ट क्या कंट्रोल करेगा? सर्कुलेशन। और बाकी डाइजेशन और एक्सक्रीशन भी जो है वो एएनएस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब स्केलेटल मसल को इनर्वेट करने वाला जो सोमैटिक है वो क्या कंट्रोल करेगा? स्केलेटल मसल की टोन को कंट्रोल करेगा। तो ये थोड़ा सा ये हमने समझ लिया कि एएनएस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है। अब हम एएनएस में आगे बात करेंगे। एएनएस शुरू करते ही मैंने ये आपको बता दिया था कि एएनएस में मेजरली दो सिस्टम्स आ जाते हैं जो हम स्टडी करने वाले हैं। वो है, एक तो कोलिनर्जिक सिस्टम की बात करेंगे और एक हम एड्रिनर्जिक सिस्टम की बात करेंगे। देखो, कोलिनर्जिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन हो जाता है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का नाम आप सबने सुना होगा। वैसे ही एड्रिनर्जिक सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आ जाता है? हमारे पास नॉर एड्रेनलिन आ जाता है। ठीक है, अब ये एसीएच और नॉर एड्रेनलिन आके रिलीज कहाँ हो रहे हैं? इतना तो हमें पता है कि एएनएस में रिलीज हो रहे हैं, इसमें भी कहाँ रिलीज हो रहे हैं ये बात कर लेते हैं। तो देखो, अब एएनएस में हमने ऊपर देखा था इंट्रोडक्शन में कि दो तरह के हमारे पास सिस्टम्स आते हैं। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें आ जाता है और हमारा पैरासिम्पैथेटिक इसमें आ जाता है। इसी के दो सब पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो अब देखो, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के अगर हम लोग न्यूरॉन्स की बात करें, एएनएस में हमने देखा कि दो न्यूरॉन्स अरेंज्ड होते हैं, सीरीज में अरेंज्ड होते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक में आप देखो कि जो गैंग्लिया है उससे पहले वाला जो न्यूरॉन है वो हमको थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया से पहले वाला न्यूरॉन हमको छोटा दिखाई दे रहा है। यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। वैसे ही सिंपैथेटिक में प्री वाला जो होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन।
ठीक है। अब ये ACH और नॉर एड्रेनलिन रिलीज कहाँ पे हो रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में? तो सबसे पहले हम बात करें कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, इवन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वहां पर सब जगह कौन रिलीज हो रहा है? एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है। वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पे भी कौन रिलीज हो रहा है? एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है। बट यहीं सिंपैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में जो स्वेट ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है वहां पर तो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, बट जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ब्लड वेसल को सप्लाई कर रहा है वहां पर कौन रिलीज हो रहा है? नॉर एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है। और जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई एड्रिनल मेड्यूला को जाती है वहां पर कौन रिलीज होता है? एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। और अगर हम मोटर न्यूरॉन की बात करें, यानी अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रहा था, तो वहां पर भी कौन रिलीज होता है? एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि भाई कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ रिलीज हो रहा है और कौन से पार्ट में रिलीज हो रहा है। अब देखो, हमने रिलीज की तो सारी बात कर ली कि भाई ये रिलीज कहाँ हो रहा है। अगर ये रिलीज हो रहा है तो कोई ना कोई क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। पर क्या ये इफेक्ट अलग होगा? देखो, ANS में भी हमने क्या कहा, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि दो पार्ट्स हैं ANS के भी, एक सिंपैथेटिक है एक पैरासिम्पैथेटिक है। तो इन दोनों के इफेक्ट में क्या डिफरेंस है अब अपन ये देख लेते हैं। देखो, ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। तो देखो, इसमें अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ा देता है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या कर रहा है? हार्ट रेट डिक्रीज कर रहा है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को कम कर रहा है। अगर हमारी प्यूपिल की बात करें तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है? मिड्रियासिस। मिड्रियासिस क्या होता है? डायलेशन। ठीक है, डायलेशन करता है। और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है? मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन जब होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। ब्रोंकाई की बात करें तो सिंपैथेटिक जो है वो तो क्या कर रहा है? ब्रोंको डायलिटेशन प्रोड्यूस कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंको स्पाज्म प्रोड्यूस कर रहा है। GIT की अगर बात करें तो उसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होगा? GI मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और स्फिंक्टर की टोन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और GI मोटिलिटी जो है इंक्रीज करके स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करने का काम कौन कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कर रहा है। तो अब अगर आपको किसी डिजीज में बोला जाता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है या कोई कंडीशन क्लिनिकल केस प्रोवाइड होता है, तो आपको आइडिया रहेगा कि हार्ट, प्यूपिल, ब्रोंकाई, GIT इन ऑर्गन्स पे ये किस तरीके से इफेक्ट कर रहा होगा। अब अपन शुरू करते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। ANS का पहला सिस्टम दैट इज कोलिनर्जिक सिस्टम। देखो, कोलिनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? एसिटाइलकोलिन है। तो ये एसिटाइलकोलिन जो है ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये रिलीज कैसे होता है नर्व एंडिंग से, उस चीज की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं तो ये कोलिन जो है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से ये किस में एंटर कर जाता है? कोलिनर्जिक न्यूरॉन में एंटर कर जाता है। और ये कोलिन एसिटाइल कोए के साथ मिलकर क्या बना देता है? एसिटाइल कोलिन बना देता है। और किसकी प्रेजेंस में बनाता है? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में क्या बन जाता है हमारे पास? एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन को कहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है? स्टोरेज वेसिकल्स में स्टोर कर दिया जाता है। जब यहाँ से हमारे पास इंपल्स आएगा तो ये एसिटाइल कोलिन किस में रिलीज हो जाएगा? जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वहां पर ये रिलीज हो जाएगा। और ये क्या करेगा? फिर हमारे जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे वहां पर जाकर बाइंड हो जाएगा और अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देगा। साथ ही कुछ ऑटो रिसेप्टर्स भी होते हैं जहां पर ये जाके बाइंड हो सकता है। अब आप खुद सोचो कि अगर ये एसिटाइलकोलिन यहाँ पड़ा रहेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तो ये कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट करता रहेगा और बार बार रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता रहेगा। यानी जब एसिटाइलकोलिन का काम हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं? कोलिन एस्टरेजेस। ठीक है, कोलिन एस्टरेजेस क्या करते हैं? एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। तो जो एसिटाइलकोलिन है कोलिन एस्टरेज की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्या बना देता है? कोलिन और एसिटिक एसिड बना देता है। ठीक है, अब ये जो कोलिन एस्टरेजेस होते हैं कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के कोलिन एस्टरेज हमारे पास हो सकते हैं। एक तो ट्रू कोलिन एस्टरेज होता है जिसको ACHE से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास स्यूडो कोलिन एस्टरेज या फिर ब्यूटराइल कोलिन एस्टरेज होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वही एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ट्रू कोलिन एस्टरेज है। स्यूडो कोलिन एस्टरेज या ब्यूटराइल कोलिन एस्टरेज क्या होता है? ये क्या है? एक एस्टर है ना, एस्टरेज है। यानी ये किस पे काम कर सकता है? एस्टर्स पे काम कर सकता है। तो सिर्फ एसिटाइल कोलिन पे ना काम करके ये और भी एस्टर्स पे काम करता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? स्यूडो कोलिन एस्टरेज कहते हैं। और ये कहाँ मिल सकता है भाई हमको? ये प्लाज्मा में मिल सकता है, लिवर में मिल सकता है, ग्लायल सेल्स में मिल सकता है, इन सब जगहों पे ये मिल सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया कि भाई कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन कैसे होता है और कोलिन एस्टरेजेस क्या होते हैं।
अब हमने यहाँ क्या देखा था कि ये कॉलिन एसिटाइल कोलिन जो है ये किस पे जाके जुड़ रहा था, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो देखो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मस्केरिनिक हो सकते हैं या निकोटिनिक हो सकते हैं। मस्केरिनिक जो होते हैं वो फर्दर 5 टाइप्स के हो सकते हैं, M1 से लेके M5, मतलब M1 2 3 4 5 हो सकते हैं। निकोटिनिक की अगर हम बात करें तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो वापस दो तरीके के हो सकते हैं, NN और NM। एन जो है ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, तो भाई ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, एड्रिनल मेड्यूला और सीएनएस। यहाँ पर हमारे पास एन टाइप ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो है वो हमारे पास एम टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमने निकोटिनिक रिसेप्टर्स देखे तो अब हम ये देखेंगे कि भाई मस्केरिनिक रिसेप्टर्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, अब देखो M4 और M5 वाले जो होते हैं वो जनरली कहाँ मिलते हैं, हमको CNS में मिलते हैं, यानी PNS में एज सच इनका कोई रोल नहीं आएगा। अगर हम M1 की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में और CNS में हमको M1 मिल सकता है। M2 कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। और M3 कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में और एंडोथेलियल सेल्स में। यहाँ पर हमको M3 मिल जाता है। देखो ये बताने का आपको क्या मोटिव है, ताकि जब हम आगे बात करें कि भाई ये जो एसिटाइल कोलिन है या ये जो ड्रग है ये इस रिसेप्टर पे जाके काम कर रही है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो कि मान लो M2 रिसेप्टर पे जाके कोई ड्रग काम कर रही है। अच्छा, M2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट था, हार्ट में प्रेजेंट था, यानी कहाँ इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, हार्ट में प्रोड्यूस होगा। इसलिए आपको ये ओवरव्यू दिया जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि निकोटिनिक और मस्केरिनिक रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और किन टाइप्स के होते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि भाई इनका क्या इंट्रासेल्युलर इफेक्ट होता है और क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। देखो M1 और M3 की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, IP3 यानी आयनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल यानी DAG को रिलीज करके इंक्रीज करता है सेल में इसको। इसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, आप खुद सोचो। पहले तो ये लोकेटेड कहाँ थे, देखो M1 कहाँ था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, CNS में, और M3 स्मूथ मसल सेल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोथेलियल सेल्स में लोकेटेड था। तो जिसकी ये CNS में लोकेटेड था, जिसकी वजह से लर्निंग और मेमोरी इंक्रीज हो रही थी। उसके अलावा हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्लैंड्स आ रहे हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स आ रहे हैं, यहाँ पर स्मूथ मसल्स आ रही हैं। इसलिए ये क्या करता है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन प्रमोट करता है, साथ ही स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन भी ये प्रमोट करता है। ठीक है, उसके अलावा M2 हमने क्या देखा था कि भाई M2 कहाँ लोकेटेड था, हार्ट में। तो ये क्या करता है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP को ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, और साथ में पोटेशियम चैनल्स को ये ओपन कर देता है। अपन को ये पता है कि जब पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं तब क्या होता है, मसल कौन से स्टेट में जाती है, हाइपर पोलराइजेशन, यानी पहले मसल पोलराइज्ड होती है, फिर वो डीपोलराइज होती है, फिर वो कहाँ जाती है, हाइपर पोलराइज स्टेट में जाती है। ठीक है, हाइपर पोलराइज स्टेट में जाने से क्या होगा, SA नोड डिप्रेस हो जाएगा, AB नोड डिप्रेस हो जाएगा, साथ में एट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी M2 पे अगर कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से सब कुछ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हार्ट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम NN की बात करें, निकोटिनिक रिसेप्टर, NN कहाँ पर लोकेटेड था, भाई ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में तो होंगे। उसके अलावा NN जो था वो एड्रिनल मेड्यूला में लोकेटेड था। ये क्या करता है, आयन चैनल्स को ओपन कर देगा। आयन चैनल्स ओपन हो रहे हैं यानी डीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का रिलीज हो जाता है कहाँ से, एड्रिनल मेड्यूला से। क्यों, क्योंकि ये एड्रिनल मेड्यूला में लोकेटेड था। और अगर हम NM की बात करते हैं, M से याद रखना है कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगेन आयन चैनल्स ओपन कर रहे हैं जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो रहा है, और क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी हमने इस लेक्चर में बात करी कि भाई ANS होता क्या है। उसमें हमने कोलिनर्जिक एड्रेनर्जिक सिस्टम्स के बारे में देखा, और थोड़ा सा कोलिनर्जिक सिस्टम का हमने इसमें क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, ड्रग्स की बात करेंगे, क्लिनिकल केसेस की बात करेंगे, कुछ डिजीजेस की बात करेंगे। तो इफ यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।